चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और आज का जो सेशन रहने वाला है, आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 2 करेंगे। क्या नाम है जी? श्वसन, है ना। श्वसन यानी इंग्लिश में हो जाएगा रेस्पिरेशन। और छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे सवाल बनता है अच्छा, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने गांव में पूरा फैला दीजिए एकदम, हाँ जितना हो सकता है आग लगा दीजिए, ठीक है। पानी लेके जाएगा। चलिए सर आप, चलो तो स्टार्ट करें। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? श्वसन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? श्वसन। अच्छा, श्वसन है क्या? श्वसन का परिभाषा आप लोग किस प्रकार से दे सकते हैं? तो आप लोग साफ तौर पे यही ना कहिएगा कि सर ऑक्सीजन का अंदर लेना और CO2 का बाहर निकालना, है ना। ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना, क्या कहलाता है? श्वसन। क्या ये सही परिभाषा है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही परिभाषा नहीं है। अच्छा, श्वसन अंग पूछेंगे तो क्या बोलिएगा आप लोग? नाक, मुंह, फेफड़ा। क्या होगा? फेफड़ा, ठीक है। नाक तो एगो पाइप की तरह काम कर रहा है। जिस तरीके से मोटर पानी खींचता है, तो पानी खींचने का काम कौन करता है? पाइप है, मोटर। बट पाइप के रास्ते से वो खिंचाता है, तो वो एक रास्ता हो गया पाइप पानी आने का। उसी प्रकार से हवा जाने का एक रास्ता है नाक हमारा, ठीक है। अब देखो नाक जैसे बंद कर देंगे, अब तुम बोलेगा सर नाक है, तो नाक बंद करो तो क्या मर जाएगा आदमी? मुंह से सांस नहीं लेगा, ठीक है ना। तो मेन काम हमारा फेफड़ा के, हवा खींचने का काम कौन करता है? फेफड़ा। ये तो नाक और मुंह के माध्यम से वो जाता है, ठीक है। तो श्वसन अंग पूछे तो फेफड़ा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ठीक है सर, तो ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना जब श्वसन नहीं कहलाता है, तो श्वसन कहलाता क्या है? तो हम श्वसन का मुख्य परिभाषा देखेंगे और साथ ही सबसे पहले हम देखते हैं कि उससे पहले उससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ रिलेटेड, जैसे हम सबसे पहले आपसे पूछेगा, श्वसन की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ टर्म है, कुछ पद है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। श्वसन। अच्छा बताओ, श्वसन कैसा प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है कि अपकरण प्रक्रिया है? हाँ, तो श्वसन है ऑक्सीकरण प्रक्रिया। कैसा प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण। तुम लोग को चैप्टर 1 में पढ़ाए होंगे केमिस्ट्री में, है ना। ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण अपकरण पढ़ा था, हाँ। तो श्वसन कैसा प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ठीक है ना। इसमें एक और वर्ड आएगा, कोशिका ईंधन। पूछेगा कि कोशिका ईंधन किसे कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका ईंधन समझता है? जैसे गाड़ी वगैरह के लिए ईंधन क्या काम? पेट्रोल डीजल, है ना। उसको चलाने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए। उसी प्रकार से हमारे शरीर में कोशिका है ना। शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका। कोशिका से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है, उत्तक बनता है। उत्तक, कोशिका मिलके बनाएगा उत्तक, उत्तक मिलके बनाएगा अंग मिलके बनाएगा अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलके पूरा शरीर का निर्माण कर देगा। तो सबसे छोटी इकाई कोशिका। और कोशिका में ही एक ईंधन, एक ऊर्जा होता है ना। कोशिका में जो ईंधन होता है वो क्या होता है? तो होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। जिस तरीके से गाड़ी में पेट्रोल वगैरह होता है ना, डीजल वगैरह, उसी प्रकार से यहाँ क्या होता है? हाँ, तो पूछेगा शरीर का कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6। अब तो एक बात बताओ कि अगर श्वसन कोशिका ईंधन में हमारा ग्लूकोज है, तो जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल था, तो पेट्रोल जलेगा तब ना गाड़ी चलेगा। पेट्रोल जलेगा तभी ना गाड़ी चलेगा, कैसे ही चलने लगेगा? नहीं चलता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की कोशिका में क्या है? ईंधन है। अब ईंधन को जलना चाहिए ना। जलेगा तब ना हमको ऊर्जा मिलेगा। वहाँ पेट्रोल जब जलता है तो उसको वहाँ पे ऊर्जा बनता है, तो गाड़ी चलता है पावर से, ठीक है। तो हमारे शरीर में ईंधन में जब ग्लूकोज जलेगा, तो ग्लूकोज जलेगा तब ना ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा मिलेगा तो हम कुछ काम कर सकते हैं। तो बताइएगा हमको कि जो कोशिका ईंधन जो ग्लूकोज है, इसको जलाने का काम कौन करेगा? बताओ। हाँ, जलाने बोले तो दहन। जलाने का मतलब दहन, है ना। जलाने का मतलब दहन। तो जलाने का काम कौन करेगा? बताओ। जलाने का काम कौन करता है? बताओ तो जलाने का काम ऑक्सीजन करता है यार। कौन करता है? ऑक्सीजन, यानी कि O2। ऑक्सीजन करता है जलाने का काम। अब देखो, जब ये जलेगा, कौन? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज जलेगा तो क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। और वो जो ऊर्जा बनेगा वो किस रूप में बनेगा? ग्लूकोज जलेगा तो क्या बनेगा जी? ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा बनेगा ना,
ई बनता है एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म ए फॉर एडिनो, एडी है ना, एडिनो ट्राई, सॉरी क्या बोल रहे हैं, एडिनोसिन होता है। क्या होता है? एडिनोसिन। टी फॉर ट्राई। और पी से फॉस्फेट, एड्रीनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है ना, एड्रीनोसिन ट्राई फॉस्फेट। याद रहेगा आप लोग को, एड्रीनोसिन ट्राई फॉस्फेट, PHOSPHATE। ठीक है ना, फॉस्फेट। सही लिखा है? क्या छूट गया कुछ? कहाँ? ओ हाँ, यहाँ पे छूट गया H, PHAT है ना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा जमा होगा वह किस रूप में होगा? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब एक बात बताइएगा, वो जो जैव ऊर्जा जो एटीपी के रूप में है वो कहाँ है? तो हमारे कोशिका के अंदर है। कहाँ है? कोशिका के अंदर है। और कोशिका जिंदा है कि मरा हुआ है? तो जीवित कोशिका है। तो जीवित कोशिका को हम जीवित कोशिका बोलते हैं। और वो कोशिका वो जो ऊर्जा हमारे जीवित कोशिका के अंदर है तो उसको बोलते हैं जैव ऊर्जा। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा आपसे कि हमारे शरीर का जैव ऊर्जा, हमारे शरीर का जैव ऊर्जा क्या होता है, या जैव ऊर्जा, शरीर का जैव ऊर्जा किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं, एटीपी को ही। किसको बोलते हैं? एटीपी को ही हम क्या बोलते हैं? जैव ऊर्जा। अब देखोगे जब कोशिका यानी प्रत्येक कोशिका के अंग में अगर ऊर्जा बन गया, क्या बन गया? जो एटीपी के रूप में बना हुआ है, तो ये पूरा शरीर को मिलना चाहिए ना, कि नहीं मिलना चाहिए? तो पूरे शरीर को पहुंचाने का काम जो करेगा, पूरे शरीर को पहुंचाना, उसको बोलते हैं बहन। क्या बोलते हैं? वाहन। और जो पहुंचाता है उसको बोलते हैं वाहक। क्या बोलते हैं? वाहक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक वाहक, क्योंकि ऊर्जा को पहुंचाएगा ना, ऊर्जा को पहुंचाएगा, तो सार्वजनिक वाहक। तो सार्वजनिक वाहक किसको बोलेंगे? तो इसी को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? एटीपी को। किसको बोलेंगे? एटीपी। एटीपी को। अब देखो यहाँ से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बन गया है। देखो जैसे बोलेगा कि बताइए, सवाल पूछेगा कि श्वसन कैसा प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। शरीर का कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज को जलाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। फिर पूछेगा बताइए हमारे शरीर के कोशिका में जो ऊर्जा बनता है वह किस रूप में बनता है? तो एटीपी के रूप में बनता है। फिर पूछेगा एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। फिर पूछेगा कि शरीर का जैव ऊर्जा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं, है ना। ऊर्जा का वाहन, ऊर्जा का वाहक किसे कहते हैं? यानी ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसे कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? एटीपी को कहते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? ठीक है। अब हम आते हैं मुख्य रूप से श्वसन। क्या हो गया? श्वसन। कि श्वसन का परिभाषा क्या होगा, यानी श्वसन किसे कहते हैं? तो कहता है कि श्वसन वे सारी क्रियाएं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। श्वसन वे सारी क्रियाएं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण क्या रहेगा? बाहरी वातावरण। देखो जिसमें बाहरी वातावरण है ना। अब बाहरी वातावरण में क्या होता है? हवा होता है। क्या होता है? हवा। और हवा में बहुत सारा गैस है। ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, आर्गन है कि नहीं है? ऑक्सीजन कितना % है? 21% है। CO2 0.03% है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन भी है और आर्गन भी है। ठीक है ना। तो बाहरी वातावरण से क्या बोले कि श्वसन वे सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर, ऑक्सीजन तो बाहरी वातावरण से क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। यानी ऑक्सीजन को क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। और बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ले लिया, अभी कहाँ पहुंचाएगा? तो शरीर के प्रत्येक कोशिका तक। कहाँ पहुंचाएगा? शरीर के प्रत्येक कोशिका तक की क्या करेगा? पहुंचाएगा। अब प्रत्येक कोशिका तक जैसे ही पहुंचाएगा तो प्रत्येक कोशिका में हमको क्या मिलता है? कोशिका ईंधन मिलता है। क्या मिलता है? कोशिका ईंधन। तो प्रत्येक कोशिका में क्या है? कोशिका ईंधन है। क्या है जी? कोशिका ईंधन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज।
अब जैसे ही प्रत्येक कोशिका में मिला क्या, ग्लूकोज, यानी कोशिका ईंधन मिल गया हमको। अब ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से जा रहा है, ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, इसको ऑक्सीकृत करेगा। क्या करेगा, ऑक्सी किसको करेगा, तो ग्लूकोज को। कौन करेगा, तो ऑक्सीजन। कौन करेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीकृत करेगा, और ऑक्सीकृत करेगा तो साथ में कुछ एंजाइम भी आएगा। जैसे देखा था हम लोग का, जब भोजन पेट में जाता है, आमाशय में जाता है, आमाशय से होते हुए छोटी आंत से बड़ी आंत ऐसे करके जाता है, छोटी आंत में जाता है, वहाँ भोजन ग्लूकोज जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट जाता है, सब छोटे छोटे रूप में टूटता है, सबका ऑक्सीकृत होता है कि नहीं होता है। तो उसमें बहुत सारा एंजाइम वगैरह भी सपोर्ट मतलब देखा था कि निकला था, साबित हुआ था। तो यहाँ पे भी ऑक्सीकृत होगा, तो यहाँ पे कुछ विशिष्ट एंजाइम इसको मदद करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा बदलने में विशिष्ट एंजाइम क्या करेगा, मदद करेगा। तो क्या करेगा, प्रत्येक कोशिका से जाएगा ऑक्सीजन, और कोशिका में क्या रहेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। किसकी मदद से, तो विशिष्ट एंजाइम की मदद से। विशिष्ट एंजाइम की मदद से, विशिष्ट एंजाइम, विशिष्ट एंजाइम। अब जब विशिष्ट एंजाइम की मदद से ये ऑक्सीकृत होगा, क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा, तो क्या बनेगा, तो ऊर्जा बनेगा, जिसको हम क्या नाम दिए हैं, जैव ऊर्जा। क्या नाम दिए हैं, जैव ऊर्जा। क्या बनेगा जी, जैव ऊर्जा बनेगा। और जैव ऊर्जा तो बनबे करेगा, साथ में और कुछ ही बनेगा, CO2 भी तो बनता है ना, बनता कि नहीं बनता है, साथ में बनेगा CO2। क्या बनेगा, CO2। और अंत में CO2 क्या हो जाएगा, कोशिका से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, कोशिका से। हाँ, अंत में ही कोशिका से CO2 क्या करेगा, कोशिका से बाहर, कोशिका से बाहर हो जाएगा। इतना प्रक्रिया होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोले, श्वसन वे सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद शरीर के प्रत्येक कोशिका में ही जाता है, कौन, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जाने के बाद क्या करेगा, वहाँ प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज होता है, यानी कोशिका ईंधन होता है, उसको जलाता है, यानी उसको ऑक्सीकृत करता है। किसकी मदद से, विशिष्ट एंजाइम की मदद से। और एंजाइम ऑक्सीकृत करने के बाद क्या बना लेता है, जैव ऊर्जा बना लेता है, और साथ में CO2 गैस बनता है, जो जिसे हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, ये इतना प्रक्रिया था। क्या था, अब मुख्य रूप से हम श्वसन का परिभाषा देते हैं, श्वसन है ना की परिभाषा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, परिभाषा। तो बस, तो कुछ नहीं बोलना है, जितना हम क्रिया यहाँ पर किए हैं ना, इस सारा क्रिया को तुमको यहाँ पर लिख देना है, सारा क्रिया को। तो हम क्या बोले कि श्वसन वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रिया बोले तो कौन सा, ये जितना भी क्रिया हम किए ना यहाँ पर, ये सभी क्रिया की बात कर रहे हैं। श्वसन वे सारी क्रियाएं का सम्मिलित रूप होता है, यह रूप को कहा जाता है। तो लिखो पहले कि श्वसन, श्वसन वे सारी क्रियाओं, वे सारी क्रियाएं बोले तो ये पूरा जितना क्रिया क्या है, वे सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। इस सम्मिलित रूप को कहा जाता है, सम्मिलित रूप को कहा जाता है, जिसमें बाहरी वातावरण से, क्या ग्रहण कर रहा है, हाँ, जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है ना। तो लिखो कि जिसमें बाहरी वातावरण से क्या ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं ना। ऑक्सीजन ग्रहण कर, है ना, क्या करता है, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है ना। तो ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिका, है ना, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता। शरीर के प्रत्येक कोशिका तो क्या कर दिया, पहुंचा दिया। और शरीर के प्रत्येक कोशिका में कौन बैठा हुआ है, कोशिका ईंधन बैठा हुआ है, यानी ग्लूकोज बैठा हुआ है। तो क्या करेंगे कि शरीर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है, किसको पहुंचाता है, तो ऑक्सीजन को। किसको, जहां उसका उपयोग कोशिका ईंधन का, जहां उसका उपयोग उसका बोले तो किसका, हाँ,
नहीं, ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। उसका बोले तो ऑक्सीजन का, जहां उसका उपयोग कोशिका ईंधन का ऑक्सीकरण विशिष्ट एंजाइम की मदद से, विशिष्ट एंजाइम की मदद से जैव ऊर्जा का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो जहां उसका उपयोग कोशिकीय ईंधन है ना, कहाँ गया रे, यह है ना, कोशिकीय ईंधन को ऑक्सीकृत करने में ना, कोशिकीय ईंधन को क्या करता है? कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? का ऑक्सीकरण। किसकी मदद से? विशिष्ट एंजाइम की मदद से कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण विशिष्ट एंजाइम की मदद से किसका निर्माण कर रहा है? जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। जैव ऊर्जा का उत्पादन है ना, उत्पादन किया जाता है। जैव ऊर्जा का क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही क्या बन रहा है? साथ ही CO2 बन रहा है ना, तो साथ ही बने CO2 को क्या करता है? कोशिकांग से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साथ ही बने CO2 को क्या कर रहा है? कोशिका से बाहर निकाल रहा है ना, कोशिका से क्या कर रहा है? बाहर निकाल। साथ ही बने CO2 को कोशिका से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। दिख रहा नीचे ना, देखो तो इतना घटना घटता है तब हम उसको बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। और आप लोग ये नहीं कहना, ये गलत बात है, ये कहना गलत बात है ना कि खाली ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। देखो अंदर में कितना प्रक्रिया हो रहा है। तो बोलो हम इसको रटे गए हैं, बस इसको समझ के खाली लिख देना है। क्या बोले हैं कि श्वसन वे सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, यानी ये जितना क्रिया किए हैं इस सब का सम्मिलित रूप है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। ये पहुंचता कि नहीं पहुंचता है? शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, जहां उसका उपयोग उसका बोले तो किसका? ऑक्सीजन का। जहां उसका उपयोग कोशिका ईंधन का ऑक्सीकरण विशिष्ट एंजाइम की मदद से जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और साथ ही बने CO2 को कोशिका से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो श्वसन समझ में आ गया? तो ये तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, तो एक छोटा सा देख लेते हैं। ठीक है, श्वसन का छोटा सा रूप, श्वसन का यानी शॉर्ट रूप देखेंगे। ठीक है ना, कि हम शॉर्ट में श्वसन को कैसे बोल सकते हैं। तो देखो ये इतना बड़ा प्रक्रिया बना, तो हम इसको बोल सकते हैं कि बृहत रूप से श्वसन वे सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप को कहा जाता है जिससे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये इतना चीज बना तो कौन हुआ? शरीर में ऊर्जा ना बना, ऊर्जा के लिए किया गया। श्वसन हम किस लिए करते हैं? ऊर्जा के लिए करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में बता रहे हैं, श्वसन का शॉर्ट में है। ठीक है ना, श्वसन का शॉर्ट में परिभाषा दे रहे हैं कि बृहत रूप से श्वसन वे सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप को कहा जाता है जिसमें हमारे शरीर में क्या होता है? जिसमें शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसमें शरीर में ना बनता है, क्या और कहीं बनता है? जिसमें
शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखो ई हो गया शॉर्ट परिभाषा, ई हो गया लॉन्ग परिभाषा। ठीक है, आपको इसी को याद रखना है। ठीक है, इसको भी याद रखना है, ये लॉजिकली समझने के लिए बता दिए हैं, बाकी आपको आएगा तो लिखने के लिए ये लिखेगा। ठीक है, अब इतना सारा बता चुके हैं, अब इसका एक छोटा सा वो देख लेते हैं, समीकरण। क्या देख लेते हैं? तो बताओ हमारे शरीर की कोशिका में क्या बैठा हुआ है? प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक अंग में ग्लूकोज पहले से मौजूद होता है। अरे तुम लोग जो खाना वाना खाते हो तो कोशिका में जाके जमा रहता है, तो ग्लूकोज जमा है। बाहर से हम सांस लिए, बाहर से सांस लिए, तो सांस के द्वारा अंदर क्या गया? हाँ, अभी बाद में ला देंगे ना, रहने दीजिए ना, बाद में ले देंगे। कितना बोल रहे हैं? चलो इधर देखो, कितना है? ग्लूकोज है और ये क्या ऑक्सीजन है, दोनों आके मिलेगा। अब ऑक्सीजन इसको क्या करेगा? जलाएगा। क्या करेगा? ग्लूकोज को जलाएगा, यानी कि इसको ऑक्सीकरण करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीकरण। तो यानी अब इसका होगा ऑक्सीकरण, किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या होगा यहाँ पर? किसकी मदद से? तो विशिष्ट एंजाइमों की मदद से, विशिष्ट एंजाइमों की मदद से। जब ये जलेगा तो कुछ तो निकलेगा ना। तो जलेगा तो क्या निकलेगा? तो हमको यहाँ पर निकलेगा CO2, और क्या बनेगा? CO2 बनता है, कुछ मात्रा में जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। और साथ में क्या बनता है जी? मुख्य रूप से ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा, मुख्य रूप से। तो देखो इतना सारा प्रक्रिया हुआ श्वसन के लिए। अब श्वसन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो याद रहेगा ना? तो इसको उतारिए फट से, ठीक है, फिर हम आगे बताते हैं। साफ साफ उतारना, ठीक है। दे देना उसको, बंद कर दो फैन, यहाँ रखो, पंखा बंद करो। चलो अब हम पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार। मोबाइल ले लिया लो? नहीं सर, ये बाद लगाएगा। चलो ठीक है, तो ये उसको थोड़ा सा मोबाइल दे देना, चाहे कॉपी लिख के उसको दे देना, वो लिख लेगा, ठीक ना। चलो श्वसन के प्रकार देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही एकदम 100% सवाल इसे बनता है, ठीक ना। श्वसन, हम श्वसन के क्या देख रहे हैं? श्वसन के प्रकार देखेंगे, ठीक है। श्वसन के प्रकार 2 नंबर 3 नंबर फिक्स है, इसे करेगा। यहाँ देखो, श्वसन को हम दो तरीके से इसको दो भाग में बांटेंगे। एक तो होता है वायवीय श्वसन। क्या होता है? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको वायवीय बोलेंगे, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन। ये आगे चल के इसको हम दो भाग में बांट देंगे। नहीं इसको नहीं, सॉरी इसको नहीं, इसको बांटेंगे दो भाग में बटेगा, ठीक है ना। दो भाग में बटेगा, जब यहाँ बताएंगे ना तो उसको दिखा देंगे। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा कि श्वसन के प्रकार का होता है तो कहना 2 प्रकार के, एगो वायवीय एगो अवायवीय, ठीक है ना। अब हम देखो, सबसे पहले हम तुमको क्या बोले थे कि हमारे शरीर के कोशिका में क्या पहले से मौजूद होता है? ग्लूकोज। हम लोग खाना वाना खाते तो हमको मिल ही जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बता? C6H12O6 होता है ना। अब तुमको पता है कि हमारे शरीर में ही ग्लूकोज कहाँ होता है? तो कोशिका में होता है ना। और कोशिका में भी कहाँ होता है? तो कोशिका में पाया जाता है द्रव, कोशिका द्रव। क्या पाया जाता है? ये कोशिका द्रव में ही कौन सी होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? हाँ, कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में। अब जब ग्लूकोज टूटता है तो सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ टूटता है? तो कोशिका द्रव में टूटता है। कोशिका द्रव में टूटता है, और कोशिका द्रव में टूटेगा तो ग्लूकोज 2 भाग में टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। पूर्ण रूप से नहीं टूटता है, 2 भाग में टूटेगा। 2 भाग में टूटेगा तो उस 2 भाग में जो टूटता है तो उसको बोलते हैं पाइरूवेट। क्या बोलते हैं? पाइरूवेट। पाइरूवेट है ना, पाइरूवेट। अब ध्यान से देख, हम क्या बोले कि 2 भाग में टूट जाता है। तो कार्बन के 6 भाग है, इसको 2 से भागा करो तो 6 में 2 से भागा कर 3 आएगा। यानी यहाँ पर जो कार्बन वाला आएगा वो 3 कार्बन वाला आएगा। कितना कार्बन के अणु आएगा? 3 कार्बन के अणु आएगा। यानी जो पाइरूवेट जो होता है वह 3 कार्बन का अणु होता है।
3 कार्बन का अणु होता है। कितना अणु होता है? 3 कार्बन का अणु होता है। समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से देखो, एक इधर, एक ऐसे और एक ऐसे। अब यहाँ से 3 कंडीशन कैसे बनेगा? पहला कंडीशन बना रहे हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसे बना रहे हैं? ऑक्सीजन बोले तो O2 की अनुपस्थिति में। और इसमें बता रहे हैं कुछ ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ध्यान से देख, मान के चल उपस्थिति का मतलब, अनुपस्थिति का मतलब गायब है, एकदम है या नहीं है। जैसे मान ले तू खाता 5 रोटी, 5 रोटी खाता है ना, अब तोरा कस के लगा हुआ है भूख, कस के लगा हुआ है भूख, अब तोरा हम 1 रोटी नहीं खिलाएंगे यहाँ पर, तो तुमको नहीं मिला खाने को, मिला नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर तुमको देगा भर पेट। क्या देगा? भर पेट। 5 रोटी खाता, तोरा 5 रोटी दिया तो तेरा पेट भर गया, मतलब जितना चाहिए उतना मिल गया। यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला। आई है आधा पेट ही है, मतलब कि ना तो तुमको हम नहीं दिए हैं और ना ज़्यादा दिए, ना कमे दिए ना ज़्यादा दिए। मतलब मान ले 2 रोटी दिए तो तू खाता था 5 गो, क्या को दिए? 2 गो, तो तुम आधा पेट भर ले ना, आधा पेट अभी खाली है, मतलब तुमको मिला है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं मिला। यानी यहाँ पर अभाव रहेगा। क्या रहेगा? अभाव, यानी अपर्याप्त मात्रा में। कौन मात्रा में? तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा, बोलो या अभाव बोलो, अपर्याप्त मात्रा में, अपर्याप्त मात्रा में। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा पाइरुवेट होता है, ये जो हमारा पाइरुवेट होता है, जब इसको टूटने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पाइरुवेट टूटता है तो क्या क्या देता है? तो ये देता है एथेनॉल। क्या देता है? एथेनॉल। और साथ में देता है CO2। क्या देता है? CO2। और साथ में कुछ ऊर्जा ही बनता है। क्या बनता है? कुछ ऊर्जा बनता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यही एथेनॉल है, C2H5OH इसका सूत्र होता है, जिसे देहात होता है दारू वगैरह बनाता है ना, सब इसी से बनाता है। ठीक है, तो ये बनता है कौची? जब इसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा किसको? पाइरुवेट को, तो वो बना लेगा एथेनॉल प्लस CO2 और कुछ ऊर्जा बनाएगा। और ऊर्जा बड़ी कम बनाता है, मात्र 2 ATP बनाता है। कितना बनाता है? ATP अभी ऊर्जा के लिए बताए थे, तो 2 ATP। तो 2 ATP बनाता क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन की कमी हुआ है, ऑक्सीजन इसको मिला नहीं है, इसलिए क्या किया है? कम ऊर्जा बनाया है। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक चीज़ और याद रखना कि पूछेगा आपसे कि बताइए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जो श्वसन की प्रक्रिया में हो रहा है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन, एक प्रकार से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो मतलब अवायवीय श्वसन हो रहा है। कैसा श्वसन हो रहा है? अवायवीय श्वसन। तो कहेगा कि अवायवीय श्वसन कौन करता है, कौन सा जीव करता है? तो उसका याद रखना नाम, एक होता है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। हाँ, याद रखना क्या चीज? ईस्ट। ने अवायवीय श्वसन कौन सा जीव करता है? ईस्ट करता है। या फिर ऐसे भी पूछ देगा कि बताओ ईस्ट में श्वसन किस प्रक्रिया के तहत होता है? तो प्रक्रिया का नाम रखना, ईस्ट में श्वसन किस प्रक्रिया के तहत होता है, तो उसका नाम याद रखना किण्वन। क्या रखना? किण्वन। किण्वन का मतलब होता है सड़ाना। किण्वन का मतलब सड़ाना, है ना। यानी जैसा महुआ का सड़ा दो तो दारू बन जाएगा, सेब का सड़ा दो तो सेब का दारू बन जाएगा, अंगूर का सड़ा दो तो अंगूर का दारू बन जाएगा। ठीक है, मतलब उसको सड़ा करके शराब वगैरह इसी विधि से बनता है, किण्वन विधि से ही बनता है। ठीक है, तो याद रखना। तो बता देगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कौन करता है? तो ईस्ट करता है। ईस्ट जो श्वसन करता है वो किस विधि से करता है? तो किण्वन की विधि के द्वारा करता है। अब पूछेगा कि बताओ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? तो जब पाइरुवेट टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो बनाता है एथेनॉल और CO2, एथेनॉल और CO2। और ये क्रिया कहाँ होता है? तो ये क्रिया भी होता है कोशिका द्रव में ही होता है। कहाँ होता है? देखो ग्लूकोज टूट करके पाइरुवेट बन रहा है, कहाँ? कोशिका द्रव में। और पाइरुवेट जो टूट रहा है और टूट के बना रहा है एथेनॉल और CO2, ये भी कहाँ बन रहा है? तो ये भी यहीं बन रहा है, कोशिका द्रव में ही बन रहा है। याद रहेगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की पूरा है, यहाँ भरपेट खाना मिलेगा, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पर है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पाइरुवेट टूटता है वह कहाँ टूटता है? तो वह टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे लिखा है? तिरछे लिखे बनेगा हमको,
माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट जा करके पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होता है, पूर्ण रूप से टूटता है, तो क्या क्या बनाता है? तो ये बनाता है CO2 प्लस, जो उधर बताए थे, क्योंकि इसको पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है ना, ग्लूकोज को पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, तो CO2 बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा भी बनाता है। और यहाँ पर ऊर्जा कितना बनाएगा? तो यहाँ पर ऊर्जा बनाएगा 38 ATP। कितना बनाएगा? 38 ATP। क्यों? यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा बना है, देखो यहाँ कितना कम था 2, यहाँ कितना है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी था ना, यानी ऑक्सीजन नहीं था यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन पूरा भर पेट है, मतलब जितना चाहिए उतना मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक होता है तो पूछेगा, अच्छा लास्ट में सवाल बना के पूछ देंगे। अब यहाँ देख, पूछेगा आपसे कि बताइए कि जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब विघटित होता है, टूटता है, तो क्या क्या बनाता है? तो CO2 बनाता है, जल बनाता है और साथ में ऊर्जा भी बनाता है। अब हम पूछेंगे कि बताओ ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना, ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में जो कोशिका द्रव में टूट रहा है, वो के भाग में टूटता है? तो 2 भाग में, याद रखेगा। इसलिए इसको बोलते हैं 3 कार्बन का अणु। अब बोलेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? अगर हम ऐसे पूछेंगे कि बताओ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का प्रथम चरण कहाँ होता है? तो प्रथम चरण वो पूछेगा तो बोलना कोशिका द्रव में। कहाँ बोलना? कोशिका द्रव में। और पूछेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में द्वितीय चरण कहाँ होता है? तो बोलना माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो ई में तो एक के चरण में काम खत्म हो गया, पहले को चरण में भी हुआ था, कोशिका द्रव में ही टूटा, और पाइरुवेट भी कोशिका द्रव में ही टूट के दे रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है ना उसको। तो पहला चरण में कोशिका द्रव में पाइरुवेट में टूटा, और ये पाइरुवेट कहाँ चल जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, और हुआ इसको झोला भर के ऑक्सीजन मिलेगा, और वहाँ ही पूर्ण रूप से टूट जाएगा, पूरा जला देगा इसको। क्योंकि देख ऑक्सीजन यहाँ पे एकदम भरपूर मात्रा मिला है। जैसे तुमने देखा घर में फव्वारा जलाता ठंडा में तो धुआं देते रहता है, तो पूरा लाइट नहीं होता है, पूरा जलता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो पूरा जब पूरा अच्छा से जलने लगता है तो पूरा प्रकाश एकदम देता नहीं देता। उसी प्रकार से जब यहाँ पर ऑक्सीजन पूरा मिल रहा है तो ये पूरा जलाएगा, पाइरुवेट को जलाएगा कि नहीं जलाएगा? एकदम पूरा एक ठोप नहीं छोड़ेगा, पूरा का पूरा जला देगा। तब पूरा जला देगा तो पूरा जलाएगा तो खूब ढेर सारा ऊर्जा निकलेगा ना। यहाँ पर कम जला रहा था, यहाँ पर कम, इसीलिए कम ऊर्जा निकला, पर यहाँ ऑक्सीजन तो भरपूर मात्रा में है तो खूब अच्छा से जलाएगा, तो यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा क्या हो रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। तो समझ में आ गया? तब पूछेगा तो बता देगा, तब पूछेंगे तो बताओ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट कहाँ पूर्ण रूप से जलता है या पूर्ण रूप से टूटता है? कहाँ पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और टूट करके क्या बनाता है? CO2, जल, और क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ 38 ATP, उसको याद रखना आपको। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में, मतलब ना तो आधा पेट और ना ही भर पेट, ना तो आधा पेट ना ही भर पेट, मतलब मिला है लेकिन कम मिला है, जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। अब जब नहीं मिलेगा तो ये जो पाइरुवेट होगा वो टूट के क्या बना देगा? तो वो बना देता है लैक्टिक अम्ल। क्या बना देता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। अब तू पूछेगा सत्य यार लैक्टिक अम्ल कैसे बन जाता है? तो देखो कहेगा कि ऑक्सीजन की कमी कैसे होता है? तो धोनी के हम बताए थे, याद होगा कि जब कोई ज़्यादा हार्डवर्क करता है या दौड़ता उड़ता है, तो नहीं सब सवेरे दौड़ जाता है, 4 दिन पर वैकेंसी निकला तो दौड़ मार दिया, छलांग जाकर खूब उछल कूद के आ गया, अब यहाँ नहीं पूरा दर्द कर रहा है, इन्हें उन्हें दर्द करता है ना। तो दर्द क्यों? क्योंकि जब तुम ज़्यादा थकावट वाला काम किया तो तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की हो गई कमी। ऑक्सीजन की हो गई अपर्याप्त का मतलब कमी हो गया। और जैसे ऑक्सीजन की होगा कमी, तो ग्लूकोज जो है क्या करेगा? ऑक्सीजन की कमी में जब वो टूटेगा तो क्या बना लेगा? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल कहाँ जाकर जमा होता है? हमारे मांसपेशियों में। कहाँ होता है? मांसपेशियों में। उसी को बोलते हैं पेशी कोशिका। कैसा कोशिका? पेशी कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? पेशी कोशिका। तो पूछेगा कि बताओ कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में पाइरुवेट कहाँ टूटता है? तो पेशी कोशिका में। कहाँ टूटता है? पेशी कोशिका में टूटता है। कहाँ टूटता है? पेशी कोशिका में। और पेशी कोशिका में जब भी टूटता है तो टूट करके क्या बना लेता है? लैक्टिक अम्ल, जो हमारे शरीर के मांसपेशी में जमा हो जाता है। और जब जमा हो जाता है तो उसी से हमारे शरीर में ऐंठन वगैरह, दर्द वगैरह, मैया बाबू करने लगता है सब।
नहीं रहे, अरे मयू अरे बापू कर लगता है ना, ये न दर्द करता है उन्हें दर्द करते हैं, ऐसा होता है? हैं चोरा धर लिया तुमको। अच्छा इधर देखो, तो इसी के वजह से लैक्टिक अम्ल ही जमा हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या होने लगता है? ऐंठन होने लगता है। तब पूछेगा आपसे कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त स्थिति में, ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में जो पाइरुवेट होता है उसका विखंडन कहाँ होता है? तो उसका विखंडन कहाँ होता है? पेशी कोशिका में। अरे पाइरुवेट पेशी कोशिका में टूट रहा है, और पाइरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, और पाइरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो ये कोशिका द्रव में, ये प्रक्रिया कोशिका द्रव में, यहाँ से यहाँ तक कोशिका द्रव, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, यहाँ पेशी कोशिका में हो रहा है। कोई दिक्कत है? ये भी 2 चरण में, ये भी 2 चरण में, ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ तक समझने को परेशानी है नहीं ना? तो इसको फट से उतारना है, मोबाइल से लिख लेना, ऐसे बस लेट हो गया, ठीक ना? तब आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद में रखना, ठीक है ना? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। क्या पढ़ेंगे? वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर। तो अंतर विषय कुछ लिखना है अभी, जितना हम प्रक्रिया किया। अच्छा यहाँ पर छूट गया, देख ई वाला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? अवायवीय। क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। इसको क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन। आई भी तो उपस्थिति में ना हुआ है, हुआ ना, लेकिन कम मिल रहा था इसको, पर होता। तो हम लोग बताओ, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसमें है कि इसमें है? हाँ, जितना भी विकसित जानवर है, विकसित जीव है, सब वायवीय श्वसन करता है, नहीं तो हम मर नहीं जाएंगे, ठीक है ना? यही जो है वो अवायवीय करता है, ठीक है ना? कौन? ईस्ट। याद रखना इसको, ठीक है? तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? तो अब हम पढ़ेंगे वायवीय और अवायवीय में अंतर, ठीक है ना? वायवीय और अवायवीय में। तो इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फट से, 1 2 3 खत्म, ठीक? समझ में आ रही ना जी? है मैया? तो रोई था काला उतार नहीं रही, वही सकार है, लिखने नहीं दे रहे, वैसे लगती है रो रही है। नहीं कि अब सर जी के वीडियो देखे पड़ेगा, वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए जरा, तो हम क्या बोले? वायवीय और अवायवीय में क्या करना है हमको? अंतर, है ना? यानी वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर देखेंगे। तो हर साल की भांति इस साल भी एक साइड क्या लिखेंगे? एक साइड लिखेंगे वायवीय श्वसन होगा। क्या लिखेंगे? वायवीय श्वसन। इधर क्या लिखे बोलो? अवायवीय श्वसन, है ना? चलो तो शुरू करेंगे। चल सबसे पहले आते हैं वायवीय श्वसन में। तो वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन अंतर के लिए तुम लोग को याद करना पड़ेगा। अभी जितना घटना इसके पहले अभी जो बता रहे थे वो सारा घटना को इसमें डाल दो, सारा घटना इसमें डाल दो, कहानी खत्म। तो सबसे पहले तो इसका मेन अंतर यही होता है कि इसका परिभाषा लिख दो। नहीं रे, सबसे मेन अंतर क्या है? इसका परिभाषा लिख लो। तो बताओ वायवीय श्वसन किस कहाँ पर होता है? तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। तो लिखो कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कौन सा? तो इसीलिए इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं सर। इसको बोले, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, जो वायवीय श्वसन हो रहा था, तो वायवीय श्वसन में जो इसका पहला चरण हम बताए थे, वायवीय श्वसन में जो पहला चरण बता दो कहाँ हुआ था? कोशिका द्रव में, और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था ना, बीच वाला रे। पहला कोशिका द्रव में, दूसरा, हाँ तो लिखेंगे इसका पहला चरण, इसमें पहला चरण, पहला कहाँ हो रहा था? हाँ, कोशिका द्रव तथा दूसरा चरण कहाँ हो रहा था? हाँ, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण होता है या होता है, ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है,
होता है ना। अवायवीय श्वसन में क्या हो रहा था, कोशिका द्रव्य में होता था। इसका पहला हो या दूसरा हो, सब किस में, कोशिका द्रव में ही हो रहा था। यानी इसका संपूर्ण श्वसन, इसका संपूर्ण श्वसन क्या होगा, यानी संपूर्ण चरण किस में होगा, कोशिका द्रव में होगा। तो लिख दो कि इसका संपूर्ण चरण है ना, इसका संपूर्ण चरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव में होता है। इसका संपूर्ण चरण कहाँ होता है जी, कोशिका द्रव में होता है। कोई दिक्कत है नहीं। अब बताना कि इसमें जो अभिक्रिया के बाद ग्लूकोज जो टूट रहा था वो किस में टूट रहा था, तो CO2 और जल में क्या हो रहा था, टूट रहा था, साथ में ऊर्जा भी बदल रहा था। ऊर्जा भी दे रहा था, नहीं दे रहा था। तो ये क्या हो रहा है, इसमें ग्लूकोज का अंतिम चरण, ग्लूकोज का अंतिम रूप से है ना, इसमें ग्लूकोज अंतिम रूप से, ग्लूकोज अंतिम रूप से किस में टूटता है बता तो, कार्बन डाइऑक्साइड में। हाँ, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा क्या करता है, ऊर्जा में क्या हो जाता है, बदलता है ना। हाँ, ऊर्जा में बदलता, अंतिम रूप से ये बदलता है और उसमें किस में बदल रहा था बोलो, हाँ इसमें लिख दो, इसमें ग्लूकोज का अंतिम रूप, इसमें ग्लूकोज का अंतिम रूप किस में आ रहा है, इसमें ग्लूकोज अंतिम रूप से, ग्लूकोज अंतिम रूप से किस में हो रहा था, तो एथेनॉल प्लस CO2, एथेनॉल प्लस CO2 तथा साथ में एक बार लिख ही देते हैं, हालांकि लैक्टिक को भी इसी में दे दिया है ना, किताब में भी दिया हुआ होगा, लैक्टिक को इसी में दिया, क्योंकि लैक्टिक को क्या बना है, लैक्टिक किस में हो रहा था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा था ना, मतलब अभाव में हो रहा था, लेकिन किताब में उसका इसी में दे दिया, तो उसको लिख देते हैं कि छोड़ो इसको, याद रखना ठीक। इसमें ग्लूकोज अंतिम रूप से इथेनॉल और CO2 में बदलता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब ध्यान से देखना, इसमें जो ऊर्जा बन रहा था वह कितना ऊर्जा का निर्माण हो रहा था, 38 ATP, कितना हो रहा था, 38 ATP। तो इसमें 38, देखो अलग से जो पीछे घटना घटा उसी को लिख रहे हैं, इसमें 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, और उसमें कितना होता है, हाँ इसमें मात्र 2 ATP ऊर्जा, 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है ना। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये तो 38 ATP निर्माण किया, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में, हाँ काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा का, इंक नहीं डाल रहे, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है ना, काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसमें बताओ, इसमें क्या होता है, काफ़ी कम मात्रा में, हाँ इसमें काफ़ी कम मात्रा में, क्योंकि 2 ATP ने कर रहा है, ऊर्जा का निर्माण होता है ना। अच्छा तो ठीक है, ये बताओ जरा सा कि ख़त्म कर दिया तो ना, बाद में डलाएगा रहे तो यहाँ देखो 6 नंबर को देखो, जो वायवीय होता है ये किस में होता है, तो जितना भी विकसित जानवर है, विकसित जीव है, जैसे देखो हम लोग मनुष्य है कि नहीं है, तो बोल सकते हैं तो पेट विकसित नहीं है, तो हम क्या बोले, विकसित जीव जो भी है ठीक है सब में हो जाएगा। तो हम लोग ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वायवीय श्वसन करते हैं कि अवायवीय श्वसन करते हैं, तो हम लोगों में वायवीय श्वसन होता है ना, सीधे लिखते हैं हम लोग, मतलब जो विकसित है, जो
विकसित है। वायवीय हम लोगों में वायवीय श्वसन होता है। और इसमें ई किस में होता है? अवायवीय श्वसन किस में होता है? अभी बताए रे ईस्ट कि ईस्ट एगो जीव है, ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। ईस्ट में कैसा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है। तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में? तो लिख लीजिएगा। हैं? साफ करें इसको। देखो स्क्रीनशॉट लेना। हम हट गए ना, ठीक है। अब तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सब? चल तो ले लिया तो ठीक, घरे लेते रहना आराम से बैठ के स्क्रीनशॉट। यहाँ चलो। अब दिक्कत है तुमको? हैं? थोड़ा दिक्कत है? आगे बढ़े। तो इतना सारा अंतर है क्या वायवीय एवं अवायवीय में, और इसको याद रखना है। इसको लिख लेना एकदम स्टार मार के, ठीक है ना? डबल ट्रिपल जितना मारना वाला VVI, ठीक है। अब हम देखेंगे सजीव के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? साफ करें इसको, ठीक। याद होगा नहीं, सब ऐसी यादें कर लेना है, रट जाना क्लास में। घरे जाके एक बार बस वीडियो कोशिश करेंगे शाम में अपलोड कर देने का, ठीक ना? शाम में अपलोड हो गया तो ठीक ना, तो कल सवेरे मिल जाएगा। ऐसे कोशिश करेंगे आज हम क्या आप लोग को दे दें। चलो इधर देखो, यहाँ देखिए सजीव, बस ये लास्ट है, ये पढ़ा के अब छोड़ दो। हैं? मक्खी फिर से अभी ठीक है? हैं? चलो सजीव के बारे में देखो। हम सजीव को दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे पेड़ पौधा। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाँ, पेड़ पौधा सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। दूसरा पढ़ेंगे जीव जंतु। कौन जंतु? जीव जंतु, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम पेड़ के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पेड़ के बारे में। अगर पेड़ के बारे में पूछ देगा कि बताओ पेड़ पौधा में श्वसन विधि किस प्रकार से होता है? अरे भैया विधि पूछ रहे, विधि, विसरण विधि। कौन सा विधि? विसरण विधि। अब विसरण का मतलब क्या होता है? मान लो कहीं पे ज़्यादा है, आई कहीं पे कम है, तो ज़्यादा से निकल के कहाँ चल जाएगा? कम, उसी को बोलते हैं विसरण विधि। यानी कि जिधर ज़्यादा रहेगा और जिधर कम रहेगा तो ज़्यादा वाला से निकल के आ जाएगा। जैसे भी तू लोग बैठल है, यहाँ पे कोचा कुची ज़्यादा हो जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगा, वो बेंच खाली रहेगा, तो यहाँ से निकल के आदमी वहाँ चल जाएगा, तो तुम विसरण विधि द्वारा चल गया। बात समझ में आ गया? चल, यानी कि ज़्यादा से अधिक से कहाँ जाएगा? कम की तरफ। अधिक से कम की तरफ, उसी को क्या बोलते हैं? विसरण विधि बोलते हैं। अब बताओ हम लोग श्वसन करते हैं, तो पेड़ भी करता है कि नहीं करता है? हाँ करता है। तो पेड़ श्वसन दो टाइप से करेगा। देख, एगो तो दिन में करेगा, एगो रात। थोड़ा तेज बोल रहे हैं नहीं? अच्छा ठीक है, चल धीरे बोलेंगे। तो पहले देखते हैं दिन में। किस में देखते हैं? दिन में। कि दिन में जो पेड़ पौधा है श्वसन कैसे करता है? तो दिन में क्या होता है? प्रकाश होता है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है ना। दिन में पेड़ पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। और जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो क्या करेगा? जल्दी बता। जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ये क्या करेगा? हाँ, अंदर क्या करेगा? CO2 अंदर लेगा, CO2 अंदर और छोड़ेगा, यानी बाहर करेगा। बाहर क्या करेगा? बाहर करेगा, अंदर लेगा CO2, बाहर क्या कर देगा? अंदर लेगा CO2, बाहर यानी बाहर की जगह छोड़ना लिख दो। क्या लिख दो? छोड़ता है। क्या करता है? छोड़ता है। ये दिन का काम है ये, लेकिन रात में तो ऐसा ना होता है। रात में क्या होता है? बोलो लल्लू जी, रात में क्या करेगा ये? रात में ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, मतलब अंदर 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 क्या लेगा? ऑक्सीजन, और बाहर यानी छोड़ता है क्या? CO2। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना तो मर जाएगा। मर जाएगा? अब मरेगा तो नहीं है, लेकिन आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है जहाँ ज़्यादा मात्रा में रहेगा। लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है। कुछ कुछ, अब क्या सब पेड़ ऐसी करता है? नहीं, तो कुछ कुछ ऐसा पेड़ है, कुछ कुछ ऐसा यानी अपवाद है। क्या है? जो 24 आवर 24 घंटा ऑक्सीजन देता है और CO2 लेता है। जैसे बता, उसको पैसा चाहिए, खाली पैसे मांगती है। इधर देखो क्या हो सकता है? पीपल, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, तुलसी जी हमारे, है ना? कौन है? तुलसी जी। ये सब कौन सी है? ये सब हमेशा 24 घंटा अपवाद है, ठीक है। ये सब हमेशा 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना।
24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पैसा चाहिए देते हैं, रुको। 24 घंटा ऑक्सीजन क्या करेगा, देगा। इसीलिए देखो अब ये कोई फल देता है, इससे कुछ फायदा है क्या? आदमी इसको काट, लेकिन नहीं काटता आदमी। तो ये आदमी सोचा ना है कि अगर नीम कौड़ी खाएगा, अच्छा ठीक है खा लिए, ये मानते नीम देगा, ये बरगदवा देगा कुछ, पीपल देगा कुछ, लकड़ी देगा। लकड़ी तो सब देता है। इधर देखो, तो इसको तो आदमी काट देता, मत खोलिए मैं अभी, रुक जाइए ना, देते हैं। इसको काट देता तो लोग क्या किया, इसको धर्म से जोड़ दिया कि इसको धर्म से जोड़ दो, लोग उसको पूजा पाठ करेगा, कोई काटवे नहीं करेगा। देखता है पीपल की पूजा करती है लड़की लोग, करती है ना रे। बरगद का भी पूजा होता, तुलसी का भी पूजा होता है। ये सब तो कोई फायदा है हम नहीं कहे, कोई फायदा नहीं, लेकिन ऑक्सीजन हमनी को 24 घंटा देता है, इसलिए इसका पूजा पाठ करता है। कि पूजा पाठ कोई पीपल के काटेगा और सब लगाता है, उल्टी लगाता है, नहीं लगाता है, शुद्ध मान करके है। नीम को तो खैर भाई बचा हुआ है, नीम को लगाता है, देख तो घर में वो काट दिया, रख लेता जे। हाँ चल, अब यहाँ देख, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब अगले हम देख लेंगे श्वसन अंग। श्वसन किस में देख रहे हैं, जैसा रोको तो, देखो क्या बोले हम, श्वसन अंग किसके बारे में, तो किसका श्वसन अंग देख रहे हैं, पेड़ पौधा किसका, तो बता पेड़ पौधा का श्वसन अंग कौन कौन है। एक तो पत्ती है भैया, यानी पत्ती से भी सांस लेता है, ठीक है। दूसरा तना से भी लेगा, और तीसरा जड़ से भी लेगा। अब पत्ती से कैसे लेता है सब देखते हैं। पत्ती में छोटा छोटा छेद होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र है ना, जिसको इंग्लिश से बोलता है अस्टोमाटा, यानी रंध्र के माध्यम से क्या करता है, पत्ती हवा लेता है। और तना, अब मान के चलो कि देखो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि पत्ती में मान के चल पत्ती कभी पूरा झड़ जाता है, तो अगर खाली पत्ती से हवा लेता तो ये पेड़ फिर मर नहीं जाएगा, तो उस समय किससे हवा लेगा, ये तना से लेगा। और कुछ जड़ से भी लेता है। अतः तना में क्या होता है, तना में सांस लेने क्या होता है, तना में देखना, तना छिलेगा ना तो पानी नहीं निकलता है, ठीक है, छेद हल्का छेद टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं बातरंध्र। क्या बोलते हैं, बातरंध्र, यानी पेड़ पौधा में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए रंध्र होता है। क्या होता है, रंध्र। तना में कौन सा रंध्र है, बातरंध्र है। और जड़ में क्या होता है, तो देखता है मूली कब आता है, तो मूली के साइड में एगो रोमा रहता है ना, वो रोम होता है, उसको बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं, यानी इसी की मदद से वो मिट्टी में धंसा हुआ रहता है ना, तो ऑक्सीजन, मिट्टी से भी ऑक्सीजन क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, सांस ले लेता है, ठीक है। तो पौधे में श्वसन अंग क्या हो गया, पत्ती से, तना से, जड़ से। पत्ती से किस में लेगा, रंध्र के माध्यम से, तना से बातरंध्र के माध्यम से, जड़ से मूल रोम के माध्यम से। अच्छा पूछेगा कि बताओ पेड़ पौधा जो है वो जीव हम लोग की अपेक्षा, जीव जंतु की अपेक्षा कैसे सांस लेता है, तो धीरे धीरे, कल बताए थे ना आप लोग को, कैसे लेता है, अंदर आवे तो नहीं, धीरे धीरे कैसे सांस लेता है। हाँ, अब पूछेगा आपसे कि बताओ सबसे ज्यादा श्वसन किस अंग से होता है, पत्ती से, तना से, जड़ से, जल्दी बताओ। हाँ, पत्ती से सबसे ज्यादा श्वसन, क्यों, क्योंकि देख पत्ती ढेर सारा है तो सब मिल के श्वसन कर रहा है, तो पत्ती से ज्यादा मात्रा में श्वसन होगा, ठीक है ना। तना कम है, उसके अपेक्षा तो कम ही है, उससे कम तना, फिर लास्ट में जड़, यानी सबसे ज्यादा श्वसन किसी से करता है पेड़, तो पत्ती से करता है। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे जीव जंतु के बारे में, और इसको बांटते हैं दो भाग में। इसमें इंक डालो, मैया ले, इसको भागते हैं दो भाग में। कितना भाग में, एक बांटेंगे एक कोशिकीय जीव। कौन सा जीव, एक कोशिकीय जीव है ना, एक होता है बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय। हम लोग एक कोश, अरे बहु नहीं रे, बहु तो नहीं मारेंगे ना बहुकोशिकीय जीव। यहाँ देखो, तो हम लोग एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है, तो नाक नहीं है, मुंह नहीं है, दांत नहीं है, तो एक कोशिका भी सब कहाँ से आ गया रे छोटा। चलिए यहाँ तक, एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आता है, तो चलिए नाम सुना होगा अमीबा का, नाम सुना होगा पैरामीशियम का। इस सब में कोई नाक मुंह पता चलता है रे, ये चप्पल के जैसा होता है, ये जेकर मन ऐसे रहता है, कैसे कैसे रहता है पता नहीं चलता। ये जखनी मन में आता है कि हम सीधा रहेगा तो सीधा रहेगा, और जखनी मन में आएगा हम टेढ़ा हो जाएगा तो टेढ़ा हो जाता है। मतलब एक कोई आकार फिक्स नहीं है। ये सब क्या है, एक कोशिकीय है। ये करने से खाना खाएगा यही नहीं पता है, और किधर से निकालेगा यही नहीं पता है, ठीक। यानी कहीं से भी ग्रहण कर, उसी प्रकार से ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली की मदद से, क्या करता है, ऑक्सीजन कहीं से भी ग्रहण कर लेगा, ठीक है, और कहीं से भी निकाल देगा, कोई दिक्कत। तो याद रखना कि एक कोशिकीय जीव में कौन कौन, अमीबा और पैरामीशियम, इसमें जो श्वसन होता है वो किस विधि से होता है,
बताओ, अमीबा परमिशन श्वसन किस विधि से होता है? चंडाल आदमी। श्वसन विधि कौन विधि से? अरे विसरण विधि यार, विसरण विधि। हाँ, कौन विधि? विसरण विधि, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ख़त्म, एक कोष्की हो गया ख़त्म। अब पढ़ेंगे हम लोग अपने बारे में, हो गया ला। तो इसमें हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे मत्स्य वर्ग के बारे में। मत्स्य वर्ग में कौन आता है? मछली। कौन आता है? मत्स्य वर्ग में कौन आता है? मछली। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें उभयचर के बारे में। उभयचर माने जो जमीन पे भी रहे पानी में भी रहे, ठीक है। और उभयचर में किसके बारे में पढ़ेंगे? मेढक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम किस बारे में पढ़ेंगे? मेढक। फिर बता रेप्टेलिया कौन आता है? रेप्टेलिया समझता है? रेप्टिलिया नहीं कल सिखाए थे? जो कीट उट होता है, नहीं सॉरी कीट बोल दिए। रेप्टिलिया जो रेंग उंग के चलता है, जैसे बिछौती, सांप, कछुआ जो पेट के बल चलेगा रेंग करके, है ना, यानी सांप। क्या हो गया? सांप, ठीक है ना। बिछौती हमारा रेंग के चलता है, मगरमच्छ भी हमारा रेंग के चलता है। तो ये सब किस वर्ग में आता है? रेप्टिलिया। कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, ये सब रेंग के चलने वाला। मछली के तो अलग अथी है, फाइल में है, वर्गे है, क्लास है, ठीक है। अब इधर देखो, एक होता ये कौन चीज था? रेप्टिलिया ना। कौन था? एक होता कीट वर्ग। कौन सा वर्ग? कीट वर्ग। कीट वर्ग में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो कीट वर्ग में तो तिलचट्टा हो गया, टिड्डा हो गया, जिसको हम लोग ग्रास हॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास हॉपर, है ना। हरा जो होता है सुग्गा जिसको बोलता है, तो सब, है ना, वो क्या होता है? ग्रास हॉपर, टेडिया। एक होता है मैमेलिया, यानी स्तनपाई। मैमेलिया यानी, हाँ मैमेलिया, नीचे दिख रहा है देखो तो, जिसको हम बोलते हैं स्तनपाई। क्या बोलते हैं? मैमेलिया। हिंदी में बोलते हैं स्तनपाई। क्या बोलते हैं? इसमें कौन कौन आएगा? तो जितना भी स्तनपाई में कौन, पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, सबको जो पक्षी, इसमें पढ़ेंगे हम पक्षी के बारे में, फिर पढ़ेंगे मनुष्य के बारे में, और फिर पढ़ेंगे जानवर के बारे में। अब हम सब में देख के उच रहे हैं, तो देख रहे हैं श्वसन, कि सब में श्वसन कैसे कैसे होता है। तो पेड़ पौधे में श्वसन कैसे होता है देख लिए, एक कोशिकीय जीव में कैसे होता है देख लिए। अब हम देख रहे हैं बहुकोशिकीय में। तो हम क्या बोले? मत्स्य वर्ग मछली। मत्स्य वर्ग यानी मछली किससे सांस लेती है? किसकी मदद से? मछली फेफड़ा होता है। मछली में सांस लेने के लिए होता है गिल्स। क्या होता है? गिल्स। गलफड़ा जिसको बोलता है तुम लोग, क्या होता है? गिल्स। यानी गिल्स के मदद से ही क्या लेता है? मछली सांस। देखना, मछली जब निकालना तो नहीं पानी से ऐसे मुंह ऐसे करता रहेगा, फुकर। तो नहीं क्या लगता हो कि खाली वो पानी पीता है? पानी नहीं पीता है, वो पानी अंदर लेता है और गिल्स से टकरा के साइड से बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन को वो अंदर कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? तो मछली पूछेगा मछली किससे सांस लेता है, तो किससे लेता है सांस? गिल्स से लेता है। अब आता है उभयचर। उभयचर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेढक के बारे में। तब मेढक देख, मेढक जब जमीन पर रहेगा, मेढक जब, तो ये सांस लेगा फेफड़ा से। किसे लेगा? यानी एक में फेफड़ा भी होता है। क्या होता है? फेफड़ा भी होता है। उसके बाद जब मछली जो है जमीन के अंदर घुस जाएगा, कहाँ घुस जाएगा? जमीन के अंदर। हाँ, तो ग्रसनी किसे लेता है? जिसको हम बोलते हैं त्वचा। क्या बोलते हैं? आज जब मेढक पानी के अंदर घुसल रहेगा, तो फिर किससे सांस लेवे लगेगा? वो गिल्स से। किसे लेवे लगेगा? तो बढ़िया यही ना है, पनिया में जाता तो गिल्स से लेता है। एक सभ्य है, फेफड़ो है, मतलब जमीन के अंदर घुसा है तो त्वचों से ले रहा है। तो देखता है बिल में धुकर रहता है, जमीन के अंदर कोड़ता तो निकलता है वो बैंग, मेढक निकला तो वो जिंदा कैसे है? तो वो त्वचा से सांस ले रहा है। किसे सांस ले रहा है? क्योंकि मिट्टी में भी ऑक्सीजन होता है ना, तो वहीं से वो क्या करने लगता है? सांस लेने लगता है। अब हम रेप्टिलिया की बात करेंगे, यानी कि जो सांप वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब सांस लेता है फेफड़ा से। किसे लेता है? फेफड़ा से। तो इसको याद रखना है, फेफड़ा। क्या होता है इसमें? फेफड़ा। अब आ गया कीट वर्ग। कौन सा वर्ग? कीट वर्ग। जैसे बोले तो टिड्डा, जैसे उन्हें बुक देखो, बुक निकालो बताते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि ट्रेकिया होता है। क्या होता है? देखो ये दिखाई दे रहा होगा, देखो ये जाल के जैसा कुछ दिख रहा है तुमको? दिख रहा है जाल के जैसा? इकर पूरा शरीर में जाल के जैसा फैलल रहता है, ऐसे ही। इसी को बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। और ट्रेकिया जो है आगे जाकर के श्वास रंध्र से जुड़ा हुआ रहता है। ये ट्रेकिया में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन जाकर के पूरा में फैलता है, लेकिन ये खून के माध्यम से नहीं जाता है। हम लोग में तो खून में मिल के जाता है ना, यानी कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? हीमोग्लोबिन चाहिए। यानी इसके खून में हीमोग्लोबिन नहीं होता होगा, इसलिए खून के माध्यम से नहीं जाता है। एकदम पूरा शरीर में जाल के जैसा देखो बना हुआ है ना, तो इसी के माध्यम से, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। तो कीट वर्ग जितना भी है किसे सांस लेगा? ट्रेकिया से। किससे सांस लेगा?
ट्रेकिया से, और ट्रेकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। और हमारा अब आता है मैमेलिया वर्ग, यानी पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, या कोई जानवर हो गया, ये किससे सांस लेता है? हाँ, ये सब सांस नीचे दिख रहा है, देखो तो नहीं तो इसको ऊपर लिख देते हैं। तो मछली बोल रहे हैं, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, सबके क्या सांस लेता है? फेफड़ा से लेता है। याद रहेगा आप लोग को? यहाँ तक पढ़ने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आया पूरा? अच्छा, एक चीज़ और छूट गया, ठीक है ना। ये जो गिल्स है, मछली में गिल्स कहाँ होता है? तो मछली में गिल्स एक चपटा थैली होता है, मछली में एक चपटा थैली होता है जिसको बोलते हैं गिल्स पट्टिका। क्या बोलते हैं? गिल्स पट्टिकाएं। और उसी गिल्स पट्टिकाएं में क्या होता है? गिल्स होता है। तो गिल्स कहाँ होता है? तो चपटी थैली में। कहाँ होता है? चपटी थैली में। और इस चपटी थैली का क्या नाम है? चपटी थैली को क्या कहते हैं? गिल्स पट्टिका, पट्टिकाएं, गिल्स पट्टिकाएं, यानी गिल्स पट्टिका। क्या बोलते हैं इसको? गिल्स पट्टिकाएं। तो याद रहेगा इतना चीज़ आप लोग को? कोई दिक्कत है यहाँ तक पढ़ने में? नहीं ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब जितना पढ़ना था। अब हम कल पढ़ेंगे किसके बारे में? तो मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव कैसे कैसे सांस लेता है, हम लोग किस तरीके से सांस लेते हैं, हमारे अंदर जो प्रक्रिया होता है उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म, कल इसको ख़त्म कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और आप लोग को भी समझ में आ गया है तो लाइक शेयर दबा के ठोकिए। आप लोग नहीं करता है लोग, है ना? कीजिए, थोड़ा सा करना पड़ेगा आप लोग को, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना? एकदम जितना भी गांव में टोला में लइकन है, दोस्त है, सब 10वां वाला के, हाई स्कूल के लइकन सबके दे दो, ठीक है ना? तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।